मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। जुमा मुबारक। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छा आपका हो चुका होगा और साथ साथ कुछ प्लानिंग भी हो रही होगी। जैसे कि हम अक्सर वीकेंड की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो लोग जो कि अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो पेरेंट्स की तरफ विज़िट कर लें। शादीशुदा लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि एक दिन ससुराल का चक्कर भी लगवा दिया जाए। ये साथ टाइम स्पेंड कर लें। हाँ, वक्त नहीं मिलता ना, ये भी एक बड़ा मसला होता है कि जॉब एंड देन जो रूटीन चल रही होती है पूरी वीक की, तो वीकेंड होता है कि आप थोड़ा प्लान कर लेते हैं कि घूमने फिरने का प्लान होता है, डिनर का, लंच का, कोई भी प्लान हो सकता है। सो आपका क्या प्लान है, हमें ज़रूर बताएं कि वीकेंड आप किस तरीके से स्पेंड करते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि बस सो के गुजार देना, वो भी कभी कभी अच्छा होता है क्योंकि आपकी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपके दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अपने आप को इतना एग्जॉस्ट ना कर दें कि हर वीकेंड ही आपका सोते हुए गुजरे और आप कुछ प्रोडक्टिव ना कर सकें। प्रोडक्टिव सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ऑफिस के काम में प्रोडक्टिविटी दिखानी होती है, फैमिली को टाइम देना, कनेक्ट करना, ये भी प्रोडक्टिव टाइम होता है। और घर को वक्त देना असल में, क्योंकि पूरा वीक आप मसरूफ होते हैं और ऐसे में समहाउ कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपने वीकेंड के लिए छोड़ रखे होते हैं। डीप अच्छा, वो भी तब ज्यादा हो जाती है जब किसी ने आना होता है, तो आप कहते हैं ओहो आज गेस्ट ने आना, तो आप जरा ज्यादा फोकस हो जाते हैं उस मामले में। हालांकि कौन से गेस्ट ने आके आपके सीधा जाके किचन में कैबिनेट खोल के दराज खोल के देखना है। कर भी लेते हैं। अच्छा, ओके फाइन। मतलब अगर आपको पानी पीना है, ग्लास अगर आपको चाहिए, तो अक्सर गेस्ट होते हैं कि वो, लेकिन ये आपके दिमाग में मैं खुद ला के लेकिन पता है तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है ना कि नहीं ये भी सही होना चाहिए, ये भी साफ होना चाहिए, और जो कि एक अच्छी आदत भी है। आई थिंक इसी बहाने सफाई हो जाती है। इसी बहाने सफाई हो जाती है। ये बड़ा जरूरी है। हमारे बड़े तो ये कहते हैं चलो इसी बहाने ही सफाई हो रही है, जो कि वरना तो आपने पूरा हफ्ता ही लगा दिया था और आपने सफाई ही नहीं की थी। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि फिर आप ज़रा सोच के प्लानिंग के साथ अपने उस वीकेंड को स्पेंड कर रहे हो, जिसमें आपने घर का वक्त तो देना ही देना है। पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो जो मी ओनली टाइम है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है और हर शख्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने पूरा हफ्ता जिस तरीके से काम किया होता है, वो जो आपकी एक हसल होती है, जो एक रूटीन होती है, आपने अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना होता है और थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ कि प्लीज़ स्पेंड योर टाइम विद नेचर एटलीस्ट वंस इन अ वीक। वो आप 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, बट डू स्पेंड दैट टाइम ग्रीनरी के साथ, नेचर के साथ। और सिर्फ फ़ोन नहीं चलाते रहना, ये भी ज़रूरी है कि आपने नहीं चलाएं फ़ोन, क्या मसला है? आपने अगर उसको जाके रिकॉर्ड करना है तो मेमोरीज नहीं वो तो चलें ठीक है, मेमोरीज के हद तक तो ठीक है। मैं वो स्क्रॉलिंग की बात कर रही हूँ ना कि वो मैं इसमें मुझे कह रहे कि जाके रिकॉर्डिंग ना किया करें। नहीं वो तो देखें, एक मैं तो जो ट्रैवल के शौकीन लोग होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि वो जाके रिकॉर्ड करते हैं एंड देन दे पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज देखें आपने एक पाकिस्तान का इमेज भी तो दुनिया को दिखाना, आप कैसे दिखाएंगे? सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड टाइम हो जिसमें आप नेचर के साथ कनेक्ट भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम कुछ वक्त ऐसा हो कि जिसमें आपने रिकॉर्ड किया हो और आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें। जितने लोग देखेंगे वो उन जगहों पे जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, और पाकिस्तान में जब टूरिज्म बढ़ेगा तो एक तो पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, रियल इमेज बल्कि सामने आएगा, एट द सेम टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। एब्सोल्युटली, ये तो बात हमने की आज की हमारी ओपनिंग की। अभी हमें बढ़ना है आगे ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, उनसे करेंगे उनकी एक्सपर्टीज पर बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, बेयारो मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो
कमेंट, ये व्यू, और ये माउंटेन ड्यू। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर सेहत को लेकर, वज़न को लेकर, डाइट को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, स्लीप को लेकर, डेफिशिएंसीज को लेकर, मल्टीविटामिन्स को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे होते हैं। और हर शख्स पे आई मीन उसका थोड़ा इम्पैक्ट डिफरेंट भी होता है। कुछ को एक्सरसाइज करने से फ़ौरन इम्पैक्ट नज़र आ जाता है, कुछ को थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, कुछ को ये लगता है कि डाइट से फ़ौरन इम्पैक्ट आया है, कुछ को उससे थोड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। कुछ ना कुछ गलतियाँ जो कि हम करते हैं, बट अगेन आई थिंक हर बॉडी डिफरेंट भी होती है, इसलिए भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे सवाल जो हमारे जहनों में गर्दिश कर रहे होते हैं वो आपके सामने भी रखते हैं और उनका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। वैसे सभी आपको ऐसा कोई सवाल जो कि फ़ौरन से माइंड में पॉपअप हो रहा हो, वज़न को लेकर या डाइट को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर? मेरा सवाल What is that one question? मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। For example? For example, PG. For example, तो रहने दो। मनाहिल हारून। E.G मेरे ख्याल है अभी जब सवाल शुरू होंगे तो मैं भी जो है वो सवाल कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि कोई ऐसी डाइट मुझे पता चल जाए जिसमें ये हो कि मेरा मसल लॉस ना हो किसी तरह। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अक्सर ये नोट कर रही होती हूँ कि मेरा शायद ज़्यादा होता है ना। ऑब्वियसली एज एक बड़ा फैक्टर है, बट इतनी एज मेरी नहीं है कि मेरा मसल लॉस इस हद तक शुरू हो जाए कि मुझे फील होना शुरू हो जाए कि मेरा मसल लॉस हो गया। मनाहिल हारून साहब की मुलाकात कराते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो मसल लॉस होता है ये किस एज से स्टार्ट हो जाता है और इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये आफ्टर 30 जो है वो स्टार्ट हो जाता है और कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, मसल लॉस अब होता ही है कि हमारी जो घरेलू ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि हम जो घर के काम सारे करते हैं तो हमें तो वर्जिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से उनका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और साथ में अपना प्रोटीन बहुत अच्छा रखना है। सुबह में 3 अंडे ले लें ताकि आपका प्रोटीन इनटेक जो है वो सुबह में ही आधा फुलफ़िल हो जाए। हमारी गलती ये है, हम सब्ज़ी सालन इन चीज़ों पे रहते हैं, हमारा कोई स्केड्यूल नहीं होता। हाई प्रोटीन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी मसल बिल्ड करने में। ओके। लेकिन अंडों से मुतालिक एक वीडियो भी चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि वायरल हो रही थी कि बहुत ज़्यादा अगर अंडे खाएं तो बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो क्या वाकई ऐसा है? स्पेशली जो कहा जाता है तासीर गर्म है अंडों की। पर गर्मियाँ भी ज़्यादा आ गई।
क्या वाकई रोज अंडे खा सकते हैं? आपने कहा 3 अंडे सुबह ही खा लें ताकि आपकी हाफ प्रोटीन इंटेक तकरीबन पूरी हो जाए, तो रोजाना खा लें, किसी दिन ब्रेक देनी चाहिए, कितने अंडे हम खा सकते हैं? ठीक है। अच्छा देखें, जहाँ तक तासीर की बात है तो कोई चीज़ ठंडी गर्म नहीं होती, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर है जो सेट होता है अकॉर्डिंग टू टेकिंग दैट फूड आइटम। ठीक है। हर किसी की बॉडी जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो जब भी हम अंडे खाते हैं वो एनर्जी बनती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि गर्माइश आई है, लेकिन वो ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि आपको गर्म फील हो रहा है या अंडे गर्म हैं। हर बॉडी टाइप डिफरेंट है और वो रिस्पॉन्ड करेगी डिफरेंटली, लेकिन वो बॉडी का टेम्परेचर होता है जो मेंटेन हो रहा होता है। तो ये बात नहीं है कि अंडे गर्म है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि 3 अंडे मैंने उन लोगों के लिए बोला है जिनको कोलेस्ट्रॉल या कोई भी मेडिकल इशू नहीं है। अगर आपको मेडिकल इशू है तो फिर तो आपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से ही पूछना है। और मेडिकल इश्यूज कौन कौन से? जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उसमें फिर आप एग वाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, आप योक नहीं लेंगे। फिर जैसे 2 एग वाइट्स ले ली, 1 योक ले ली, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल किस लेवल का है। तो इस तरीके से आपने देखना है। बाकी एक वीडियो मैंने भी देखी है कि जी वो बहुत ज़्यादा अंडे खाते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो चिक जैसी हो जाती है। वो एक वायरल रील है, जैसे ऐसे ही फनी रील बनाई हुई है। मुझे भी अक्सर वैसे ऐसे ही फील होता है, खा खा के अंडे हम ऐसे ही वो बन जाएंगे। कहा जा रहा था उस रील पे, देखें ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो चीज आप खाते हैं उसके ट्रेड्स आप में आ जाते हैं। ऐसे ही है। सो वो कहते हैं कि मुर्गी क्या आप अंडे खाएं तो मुर्गी बन जाएंगे। नहीं जुबा, अब मैं कुछ और आप दुम्बे का गोश्त बहुत खाती हैं ना? तो मतलब क्या, मुझे दुम्बा नहीं पसंद। मैं वही बात करने लगी कि अगर आप दुम्बा खाते हैं तो क्या आपके अंदर दुम्बे की ट्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि जो चीज आप खाते हैं उसकी ट्रेड्स आ जाती हैं। नहीं देखिए, बेनिफिट्स आते हैं। अंडा खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, बोन हेल्थ अच्छी हो रही है, बाल सिल्की होंगे और साथ ही साथ आपकी आई साइट अच्छी होगी, ब्रेन फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा। तो हमें बेनिफिट्स नहीं पता होते और हम उसको जो है, अगर आप एक चीज़ की ज़्यादा इंटेक कर लेंगे तो साइड इफेक्ट तो होगा। जो लोग 6 से 7 अंडे खा रहे हैं, फिर पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, उनकी डाइट में कोई लिक्विड्स नहीं है, तो डिहाइड्रेशन, ब्लोटिंग ऐसी चीज़ें तो होंगी आपको। तो आपने मैनेज करना है अपने पूरे दिन को। ये नहीं कि आज मैंने 3 अंडे खाए हैं तो बस मैंने पूरे दिन प्रोटीन नहीं लेना। अपना देखें आपको किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है कि नॉर्मली होता है ना कि आप चलें रूटीन ऐसी है आपकी, या आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे, एग्जैक्टली नहीं पूरा कर पा रहे, तो क्या प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल भी इनफ होता है? देखिए, अगर तो आप डाइट से पूरा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा तो आप प्रोटीन पाउडर का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, वो इस्तेमाल हाँ जी, कोई भी आप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप चने लें, उसका पाउडर बना लें, उसके अंदर फूल मखाने का पाउडर बना लें और उसके अंदर आप ये अपना प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर दें, तो वो आपको काफ़ी सारा प्रोटीन जो है वो मिक्सचर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। क्या वेट गेन भी होता है? क्योंकि चने उसकी एडिक्शन हो जाती है। मुझे तो एक मरतबा अच्छी खासी एडिक्शन हो गई थी जब आप चने खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या उससे भी वेट गेन होता है? कितनी क्वांटिटी में इनफ होता है पूरे दिन में? देखिए, फिर वही बात करूंगी, आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है, लेकिन यह है कि प्रोटीन पाउडर भी आप 3 स्कूप से ज़्यादा ना लें। कोशिश करने के साथ में प्रोटीन भी है। हम क्या करते हैं कि हम बस एक दफ़ा प्रोटीन पाउडर ले आए तो डब्बी ख़त्म करनी है, वरना ख़राब हो जाएगी। तो जो आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप पहले उसको देखें। बॉडी वेट के हिसाब से आपको पता होता है कि आपने कितना प्रोटीन ऐड करना है इसमें। ऐसे ही है। व्हाट इज इमोशनल ईटिंग? देखिए, इमोशनल ईटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता नहीं चलता और आपकी जो हैप्पीनेस है वो सारी फूड पे आप लिंक कर देते हो। जैसे ये होता है कि हम पूरे दिन में अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें खुशी नहीं मिलेगी। तो इमोशनल कुछ लोग होते हैं वो एडिक्ट होते हैं, वो हर 1 मिनट बाद बादाम खा लिया, चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा लिया, अब क्या खाना है। जो लोग खाने के बारे में ही पूछते रहते हैं और हर 1 मिनट बाद खाते रहते हैं और जिनको लगता है कि ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाएगा अगर वो खाना नहीं खाएंगे, तो ऐसे लोगों को है इमोशनल ईटिंग का मसला। अब ये आता है स्ट्रेस की वजह से और इसमें ये करना है कि आपने अपनी स्ट्रेस को जो है वो कोप करना है। या तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी ले सकते हैं या आपने हाई मैग्नीशियम डाइट का इस्तेमाल करना होता है फिर, जिसमें बादाम आ गए, फ्लैक्सीड आ गया, मल्टीविटामिन्स भी आ सकते हैं, मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी आ सकता है। तो बेसिकली आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। मैग्नीशियम क्या करता है हमारी बॉडी में? बिकॉज़ ये आपने सप्लीमेंट की बात भी की ना, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की बहुत ज़्यादा बात होती है, स्पेशली रात को सोने से पहले उसका जिक्र कर रहे होते हैं कि वाकई उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हाँ जी, ऐसा ही है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो उसको स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है और बाज़ दफ़ा बॉडी में जो मैग्नीशियम है वो डिप्लीट हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है। तो वो जैसे ही मैग्नीशियम फुलफिल होता है तो फिर आपके स्ट्रेस लेवल्स ठीक हो जाते हैं। तभी जब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खाएं तो नींद अच्छी आती है। हाँ, ऐसा ही है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है।
किन चीज़ों में मैग्नीशियम होता है? आपने बादाम की बात की, एलमंड्स में, वॉलनट्स में, फ्लैक्स सीड में, और सप्लीमेंट फॉर्म में भी आप मैग्नीशियम को ले सकते हैं, और डार्क चॉकलेट में। अच्छा, जो सप्लीमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं होते हाँ जी। ओवरऑल? बिकॉज आपको क्वांटिटी नहीं पता होती ना कि क्या है। तो सप्लीमेंट होता है कि आप चलें एक टैबलेट ले रहे हैं एंड देन इट्स इनफ, आपको पता होता है कि अच्छा उसका एक इम्पैक्ट आएगा आपकी बॉडी पे। सो क्या बेहतर फॉर्म आपने, बिकॉज देखिए एनवायरनमेंट, अब लोग कहते हैं डाइट के थ्रू, इट्स बेटर कि आप डाइट के थ्रू लें, लेकिन हर किसी को अवेयरनेस नहीं है कब क्या चीज़ खानी है, डाइट नहीं है, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ें नहीं है। तो अब जिस तरह से हमारे लाइफस्टाइल हो चुका है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हमारे मेंटल हेल्थ पे भी हैं और हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी वो अब सामने आ रहे हैं। तो isn't it better कि बस आप सप्लीमेंट ले लें, इट्स फाइन? देखिए, सप्लीमेंट लेने का एक तरीका होता है कि आपने 3 मंथ्स कोई भी सप्लीमेंट लेना होता है और फिर 3 मंथ्स डिसकंटिन्यू करना होता है। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात ये है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लें। ब्लड टेस्ट करवा लेंगे तो ज़्यादा एश्योरिटी हो जाएगी। अभी पिछले दिनों मेरी क्लाइंट थी, जैसे आपको पता है विटामिन डी तो हर कोई ले रहा होता है, सन एक्सपोजर नहीं है बिल्कुल, तो उन्होंने विटामिन डी सप्लीमेंट्स वो कब से ले रही थी, उनको 1 ईयर 2 ईयर हो गए थे टॉक्सिक, और उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो अब क्या हो रहा था कि उनका वजन ना कम नहीं हो पा रहा था। तो जब वजन कम नहीं होता तो मैं कुछ ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, तो मैंने उनका विटामिन डी का करवाया तो वो हाई लेवल पे हुआ था, और जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई थी और उनका वजन ज़्यादा आ रहा था। फिर जैसे ही उन्होंने सप्लीमेंट छोड़ा है, थोड़ा सा डिटॉक्स किया, तो उनका वेट ठीक हो गया। मैं उस दिन भी शो में बता रही थी कि एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी कि कितना, बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी मुझे बाय बर्थ थी। तो वो जिनको बाय बर्थ होती है वो आप कभी मतलब मुश्किल ही होता है कि आप सप्लीमेंट के बगैर पूरी कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट। सो मेरा भी 115 पे चला गया था उस टाइम पे, और मुझे वही सिम्टम्स आ रहे थे जो कि डेफिशिएंसी में आ रहे, बल्कि उससे सिवियर हो गए थे। तो मैं तो इस वजह से डॉक्टर के पास गई कि शायद मैं जो कम हो ले रही हूँ सप्लीमेंट, उसका मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो मेरे सप्लीमेंट चेंज कर दें विटामिन डी के। तो उन्होंने मुझे टेस्ट करा, उन्होंने कहा टेस्ट करवाओ, तो वो किया तो वो टॉक्सिक उसमें क्वांटिटी में और आपको पता है किडनी और लिवर आपके फंक्शंस सारे खराब हो जाते हैं। तो अच्छा, ये जो आपने टेस्ट की बात की, बिकॉज बहुत से लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है कि टेस्ट करा लेनी चाहिए अगर थोड़ा डिफरेंस आपका आ रहा है, स्पेशली व्हेन यू आर नियर 40। सो कौन से ऐसे टेस्ट हैं डेफिशिएंसीज जिसमें सामने आ सकते हैं, या ये मालूम हो जाता है कि अच्छा किसी की यू नो टॉक्सिक लेवल पे आप पहुंच चुके हैं। तो वंस यू आर अबाउट टू 40 या वंस यू आर क्रॉसिंग 40, कौन से ऐसे टेस्ट करा लेने चाहिए? अच्छा देखिए, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, स्टेयर्स चढ़ते हैं तो जैसे सांस चढ़ गया है, इसके अलावा अगर आपको पेलनेस हो रही है स्किन की, तो आप आयरन का टेस्ट करवा लें। ठीक है, आयरन किन चीज़ों से मिलता है? स्पिनच से मिल जाएगा आपको, बीट रूट से मिल जाएगा, इसी तरह आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सेकंड जो है मोस्ट कॉमन, वो है B12 डेफिशिएंसी। इसमें ये होता है कि आप थके थके रहते हैं, आपके बोन्स में पेन होती है, और बाज़ दफ़ा स्वेलिंग भी आती है फेस की, और हैंड और फीट के नीचे टिंगलिंग भी फील होती है, ऐसे पिंचेस फील होते हैं। ठीक है, तो आप अपना B12 का टेस्ट करवा लें, क्योंकि जो बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, वो बहुत सारे लोग नहीं ले रहे होते, बीफ मटन नहीं लेते, तो उन लोगों में ये ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। थर्ड, फिर आप CBC करवा सकते हैं, उसमें आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा। लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल और इन सारी चीज़ों का पता चलेगा। और लास्टली आप अपनी डेफिशिएंसीज़ को इसी तरह पूरा कर सकते हैं कि आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई मल्टीविटामिन स्टार्ट कर लें। यानी एक तो ब्लड CP हाँ जी, आई थिंक करा लेना चाहिए, इसमें थोड़ा सा वो बेस लाइन आ जाता है। B12, आयरन और विटामिन डी भी करवा लें आप। So B12, विटामिन डी एंड that's it. Yeah, that's it. तो easy. Lipid profile. Lipid profile. तो ये enough होता है ओवरऑल। अच्छा मनाहिल, आजकल सोशल मीडिया पे चुकंदर से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं। पाउडर नहीं, वो ये कहते हैं कि चुकंदर जो है वो आप ना खाएं अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उससे, और बहुत सारे उसके, क्योंकि एक टाइम था हम उसके सिर्फ फ़वाइद देख रहे थे, स्किन का ये फ़ायदा होता है, जूस बना के पिएं, सैलड्स में ऐड कर दें। कहते हैं कि चुकंदर का इस्तेमाल कम से कम कर दें, क्योंकि वो गर्मियाँ भी आ रही हैं, आपका BP ऑलरेडी लो रहता है, तो कहते हैं जी और लो हो जाएगा। इज़ इट ट्रू, या ये भी मिथ है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है? देखिए, ये उन लोगों के लिए जिनका BP प्रॉब्लम है, जिनका BP लो ही रहता है, तो अगर वो चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनका BP और ज़्यादा लो हो जाता है, तो उन लोगों ने ये अवॉइड करना है। बाकी सबके लिए इट इज़ सूटेबल। आप पानी में डाल दें चुकंदर को, ठीक है, उससे क्या होगा, पानी लाल सा हो जाएगा, उसमें चुकंदर के थोड़े से बेनिफिट्स जाएंगे, आप वो पानी पिएं, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। ठीक है, अगर आप चुकंदर को वैसे ही
उसकी फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में खा रहे हैं तो वो आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये मसले करवाएगा। सही। तो माइट बी पॉसिबल इस वजह से जो है वो अब लोग इसको रेकमेंड नहीं कर रहे। ओके अच्छा, जो पाउडर फॉर्म में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अब आ गए हैं, हमें नज़र आते हैं जी। आप 1 महीना सिर्फ ये रोज़ाना 2 चम्मच पानी में घोल के पी जाएं तो आप देखेंगे ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ जाती है। तो इसका काम ख़राब हो जाएगा। अगर ज़िंदगी रहेगी तो तब्दीली आएगी ना। ऐसे ही है। ना पिए फिर ये नहीं, देखिए आप वीक में 2 दफ़ा ले लें, ठीक है। और अगर चुकंदर का पानी ले रहे हैं आप या चुकंदर का जूस ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वहीं अगर आप चुकंदर कच्ची खा रहे हैं और आपको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन का मसला है, गैस का मसला है, ब्लोटिंग का मसला है, तो वो और ज़्यादा प्रोसीड होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वेट चेक करने का सही वक्त कौन सा होता है? कुछ लोगों को बहुत क्यूरोसिटी रहती है, अच्छा हमारा कितना पॉइंट समथिंग जो है वो भी वो नोट कर रहे होते हैं कि कब उसमें चेंजेस आ जाएगी। मैंने अक्सर लोगों को देखा खाना खाया वेट मशीन पे चढ़ गए। हाँ, मेरे क्लाइंट्स भी ऐसा करते हैं, बाहर खा के आएंगे, अगले दिन सुबह वेट करेंगे और कहेंगे हमारा वजन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। पहली बात तो यह, जिस दिन आप बाहर से खाते हैं अगले दिन वजन नहीं करना, 2 दिन बाद वजन करना है, क्योंकि जो बाहर से खाना खाया जाता है उसमें सोडियम, सॉल्ट और स्पाइसेस ये चीज़ें होती हैं जो वजन को वाटर रिटेंशन हो जाती है। सो बेस्ट टाइम ये होता है कि उठते साथ आप वॉशरूम गए हैं, आपने अपने रेस्ट रूम या वॉशरूम का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आप बाहर आएँ, खाली पेट हैं, पानी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया हुआ, आपने वज़न करना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कारपेट के ऊपर कभी भी वेट मशीन को नहीं रखना। आपने वुडन फ्लोर या टाइल फ्लोर के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर। नहीं, बहुत सारे लोगों ने कारपेट के ऊपर रखा होता है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि वजन कम आता है ना कारपेट के ऊपर। अगर कुछ लोगों का ज़्यादा आता है, कुछ का कम आता है, कुछ का फ्लक्चुएट होता है। पागल हो जाती है। और आप भी। अच्छा, अक्सर जब हम जाते हैं किसी डाइटिशियन के पास और जब वो वेट करते हैं या करती हैं तो वो उस टाइम को देखते हुए, अगर वो 11-12 बजे का टाइम है तो वो कुछ और बताएंगे, अगर 3-4 बजे का टाइम है तो कुछ और बताएंगे। कहते हैं कि इसमें आप इतना माइनस कर लें चूंकि अब इतने बजे आप वेट कर रहे हैं। और कितनी लेयर्स आपने पहनी है, आपने जूतों का भी एक वेट है, शूज अगर आपने पहने हैवी वाले, जॉगर्स हैं आपके, तो वो भी तो काउंट हो रहा होता है। लेकिन टाइम पे क्यों कम करते हैं, उसका क्या ताल्लुक होता है? देखिए, अगर जैसे सुबह को कोई क्लाइंट आया है और उसने नाश्ता किया हुआ है तो ऑफ कोर्स उसका गेन आएगा। ठीक है। लंच के बाद अगर कोई आ रहा है उसका गेन आएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे अब शाम का टाइम हो गया, 2-3 बज रहे हैं, ठीक है, और क्लाइंट ने लंच नहीं किया हुआ इस टाइम पे, तो उसका हम कहेंगे हाँ ठीक है वेट। अगर वो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही आ गया है तो हम कहेंगे कि इसमें से भी आप जो है वो 2 kg माइनस कर लें। अगर शाम को आ रहा है हम कहेंगे 1 kg माइनस कर लें। फिर उसके कपड़ों को देखते हुए अगर उसने हैवी जैकेट्स पहनी है तो हम कहेंगे चले आप 2 kg और कर लें या 2.5 kg कर लें। इस तरीके से होता है। लेकिन ये है कि बेस्ट ये होता है कि हम इंचेस ले लें। मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप वेट मशीन पे इतना डिपेंडेंट ना रहा करें। अक्सर लोगों की वेट मशीन ख़राब होती है और उनको पता ही नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई क्लाइंट कहता है जी वज़न कम नहीं हो रहा, मैं कहती हूँ पहले जाएं इंचेस करें अपनी, क्योंकि इंचेस जो है ना वो जब आपके चेंज होंगे आपको पता चल जाएगा कि वज़न भी कम हुआ है। ओके। और उसमें ये भी होता है समटाइम्स ज़ाहिर है जो फैट है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, अगर आपने फैट कम किया और अपने मसल गेन बेहतर किया तो ऐसे ही है, तो उसका इम्पैक्ट जरा डिफरेंट आएगा। वेट मशीन कुछ बताएगी लेकिन आईना सच बताएगा। हाँ जी, बल्कि आप खुद भी अच्छा फील करेंगे फॉर श्योर। ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे में जो वेट की हम बात फिर से करते हैं, बिकॉज़ लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट इट। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा हमने वेट लॉस शुरू किया, 1 महीना 2 महीना 2-3 किलो पर मंथ उनका लूज हो रहा था, लेकिन फिर एक जगह पर स्टक हो गया। अब वो सेम डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो भी उनका रूटीन थी उसको फॉलो तो कर रहे हैं, बट वो वेट स्टक हो गया है। स्टक क्यों हो जाता है वेट? अच्छा देखें, पहली बात यह है कि अगर आप अपने बॉडी के मुताबिक नहीं खाते हो, अगर आप 1200 कैलोरी से स्टार्ट ले रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको डेफिसिट देना पड़ेगा। 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आप डेफिसिट देंगे। सेकंड चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है, कुछ लोग कहते हैं हम कम खाते हैं लेकिन फिर भी अब आके हमारा वेट जो है वो स्टक हो गया। इस ड्यूरेशन में आपने अपनी कैलोरीज को इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि बॉडी जो है उसको कम कैलोरीज की आदत हो गई है। अब उस पर वो कोई आपको अफेक्ट नहीं देगा। लेट्स से मेरे पास कोई 70 kg का क्लाइंट आता है, 1200 कैलोरी पे था कोई 2 महीने से, अब उसका वेट स्टक है, तो मैं क्या करूँगी 70 kg के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, फैट लॉस के अकॉर्डिंग उसकी कैलोरीज में ले जाऊँगी 1700 पे, जैसे मैं ले गई, ठीक है, तो उस पर भी वो लूज़ करना शुरू कर देगा। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। देखें, बॉडी का मसल जितना जाना था क्रैश डाइटिंग से वो जा चुका है, अब उसने और नहीं जाना।
इस वजह से वेट स्टक हो गया। तो अब हम क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि हम उसका फैट कम करवाएंगे, जो एक सही तरीका होता है और हम लोग नहीं करते हैं। मसल देखें दोबारा रीगेन भी हो जाता है, ज़रा सा आप जूस पियेंगे, ज़रा सा कुछ खाएंगे, मसल दोबारा बनेगा, वेट वापस वैसे का वैसे। असल मसला वैसे भी फैट का था। हाँ, और मसल तो आपके ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग हैं वो मसल को इतना गिरा देते हैं कि वो मैल नरिश हो जाते हैं फिर। तो ज़ाहिर है आपकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी क्रैश डाइट को 20 डेज से ज़्यादा ना करें। ओके, उसके बाद अगर आपने उसे कंटिन्यू करना है विद प्रॉपर प्लानिंग, फैट कम करना है आपने बॉडी से। मनल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स ग्रेट टू हैव यू। हमारी जब भी बात होती है हम वेट लॉस पे तो जरूर कोई ना कोई सवाल रखते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी का ये इशू है और ज़रूरी भी है। प्लीज़, अगर आपको हर बार ये बॉडी शेमिंग नहीं होती कि अच्छा हमें बॉडी शेम किया जा रहा है, हेल्थ इशू है, एक तरीका हाँ ज़रूर होता है कि आप किसी को बताएं कि हाँ, और अगर कोई आपको बता रहा है बेहतर तरीके से, हाँ महफिल में नहीं बता रहा, अलग से आपको आपकी हेल्थ को सामने रखते हुए अगर कोई आपको कोई मशवरा दे रहा है तो इट्स बेटर कि आप उसको सुन लें। ये ज़रूरी है। हर चीज़ बॉडी शेम नहीं होती, आपका ख्याल भी कर रहा है, क्योंकि वेट गेन एक बीमारी है, वजन बढ़ना एक बीमारी है और इसको अंडरस्टैंड करना हम सबकी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ये है राइजिंग पाकिस्तान। होम स्कूलिंग में रूटीन आपने कैसे मैनेज की हुई है? बेसिकली ही वॉज गोइंग टू स्कूल। जब पेपर देने लगे तो फिर हमने डिसकंटिन्यू किया उसके, क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ी चाहिए थी। तो नॉर्मल बच्चों की रूटीन इनकी रही, सुबह ये 7 बजे वैन आती थी, स्कूल चले जाते थे, 2-3 बजे आए, फिर होमवर्क कर रहे होते थे। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा हमें देखना पड़ा कि पेपर दे सकते हैं या नहीं। तो ये जो थोड़ी सी ऑफ स्कूल जो ही है रूटीन इनकी, ये पेपर के आसपास। अभी आपने क्या सोचा है, स्कूल नहीं जाएगा? अभी ये नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्कूल इनका पेपर है 20 दिन बाद। अच्छा, अभी जो इन्होंने पेपर दिया है वो सिर्फ पहला पेपर दिया है? जी, पहला पेपर। ओके, और नेक्स्ट पेपर की तैयारी चल रही है? यस जी। अच्छा, वैसे ये लोगों का भी सवाल होगा और मुझे भी शायद एक चीज़ ये लग रही है कि बच्चा ओवरबर्डन नहीं हो रहा, सिर्फ क्योंकि टैलेंट तो उसके अंदर है नो मैटर व्हाट, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर अपने इंटरेस्ट से लेके चल रहा है और वो ओवरबर्डन फील नहीं कर रहा, बट समहाउ आई जस्ट फील लाइक कि शायद ये जो खेलने कूदने के बच्चे की एक एज भी होती है ना, और वो एक गैप हो रह जाता है कहीं ना कहीं, तो वो एक बैलेंस क्रिएट करना क्या आपके लिए एज अ पेरेंट मुश्किल हो रहा है? थोड़ा सा टफ होता है, नॉर्मल बंदा शायद ये ना कर सके। एक्चुअली आई एम टीचिंग फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, तो मैं बच्चों के माइंड रीड करके फिर मैंने अपने सीए के मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है इतने टफ सब्जेक्ट्स टीच करना। तो वो फिर जो हमारे सीए फाइनल के नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं वो सुबह 9 बजे अपनी फर्म्स में जाते हैं, फिर शाम 6 तक वो वहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद वो हमसे क्लास लेने आते हैं। तो उन्हें एक टफ सब्जेक्ट समझाना एक टफ काम होता है हमारे लिए। तो उसे हमें उन बच्चों को हमें इजी करके बताना होता है, दे आर टायर्ड। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी, उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की बच्चे की ग्रूमिंग करने में, क्योंकि टफ कॉन्सेप्ट को बहुत इजी करके बताना है, फ़न वे में बताना है। बच्चा ज़ाहिर बात है आप उसे फोर्स नहीं कर सकते इस एज में, वो जब फ़न करना चाहेगा वो फ़न करेगा। और मैंने इनको हमेशा ये कहा है कि आपने अपने बैलेंस लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि अभी इनकी खेलने कूदने की एज है। तो सिंपल चलना है, जितना हो सके करना है, नहीं हो सकता नो इशू, नो प्रॉब्लम, आपने स्कूल जाना है, आई एम रेडी। बट ये फिर मेरे साथ डायलॉग करते हैं, वो कहते हैं नहीं आई एम फीलिंग ओके कंफर्टेबल, बल्कि ये मुझे कह रहे थे ये लाइफ तो मुझे थोड़ी आसान लग रही है। वो मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, मैं स्कूल जाता था, गर्मी में आता था, फिर मुझे 5 सब्जेक्ट के होमवर्क करने पड़ते थे। अब मुझे आप 1 बाय 1 लेके चल रहे हैं, तो आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एंड इजी। और अच्छा, दुनिया बदल भी रही है, अभी हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर इसका रुझान आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन आ रहा है होम स्कूलिंग का, बट ज़रा उसके लिए राइट एक्सपर्टीज बहुत रिक्वायर्ड है। आप तो उस्ताद हैं, आपको पता है कि वो रूटीन कैसे रखना है। आप ये नहीं हो सकता। अक्सर देखें होम स्कूलिंग के नाम पे मतलब बच्चे घर में और पेरेंट्स पे परेशान होते हैं कि बच्चे पूरा दिन फोन इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोई रूटीन नहीं होती, वो खराब हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये नॉर्मल पेरेंट्स ये वाली स्ट्रेटजी पे नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारे पास एक्सपर्टीज है।
ठीक है ना, घर का माहौल ऐसा है, अगर आप वो नहीं दे सकते तो ये रिस्क नहीं लेना है आपने, क्योंकि बच्चे के कैरियर का भी सवाल है। Absolutely. और बच्चा एक दफ़ा अपने कैरियर से या अपनी पढ़ाई से आउट हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको वापस लेके आना। But was it a difficult challenge for you? क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर भी तो होता है ना हमारे यहाँ, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, आपका बच्चा किस स्कूल में जाता है, तो आपने तो कहा जाता ही नहीं है। अब ये एक प्रेशर तो होता है ना हमारे यहाँ सोसाइटी का, तो आपने कैसे कूप अप किया ये एक डिसीजन लेना एज अ फादर, फाइन नो स्कूल, होम स्कूलिंग? सोसाइटी का प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा था। तो इन्हें इवन जब ये पेपर दे रहे थे तो मैंने कहा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, फेल हो जाएगा। मैंने कहा अगर फेल भी हो गया कोई इशू नहीं है, आप रिलैक्स रहो, ठीक है, आपने यही बताना है मैं ग्रेड 4 में पढ़ रहा हूँ। लेकिन जिनको पता चलता जाता था, ऑब्वियसली जब भी आप नॉर्मल से हट के जब भी चलेंगे तो सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाती है, प्रेशर डाल देती है। लेकिन अगेन बात यह है कि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, कंप्यूटराइजेशन, AI स्किल्स आ गए हैं, तो चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसे 10-20 साल पहले थी। अब हमारे पास CA करने जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो अब 20 साल की एज में है, बच्चा 18 साल की एज में है, देन वो ऑलरेडी टायर्ड अप होता है पढ़ पढ़ के। देन हमें उसे जब हम कहें कि जी CA अब स्टार्ट करो और ये एक डिमांडिंग फील्ड है और आपको इतने साल इसमें 5-6 साल एफर्ट करनी है, तो वो सम टाइम मुझे स्टूडेंट ना डाउन फील होने लग जाती है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स भी थे, लेकिन मेन थिंग ये है कि अब्दुल्ला ने खुद ही जो है एफर्ट की, अब्दुल्ला का ये इनिशिएटिव बड़ी हिम्मत की है, ये बड़ी बात है। अब्दुल्ला डांट भी पड़ती है बाबा से जब कुछ समझ ना आए या कुछ, नॉर्मल सी बात है, हम तो मारे खाते थे, लेकिन जनरल करतूत वैसे हमारे ऐसे थे, हम पढ़ते भी नहीं थे बिल्कुल। और आज के बच्चे देखो खुद डेडिकेटेड कितने हैं, तो ये भी एक वाकई एक बड़ी बात है। लेकिन हम जरा खेल कूद पे हमारा ध्यान होता है ना, फिजिकल एक्टिविटीज, बाहर चले जाए, ऑल दैट। खुद भी खेल रहे हैं ना। हाँ, मैं ये बात करने लगी कि जब होता है कभी कि खेल कूद ज़्यादा कर ली, बाबा डांटे कि नहीं अब इस टाइम पे पढ़ो, या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो थोड़ी बहुत डांट टपट पड़ जाती है? बहुत कम। बहुत कम? ओके। वो माहौल अच्छा रखा हुआ है ना, एक बैलेंस माहौल रखा है। अब्दुल्ला क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होके अकाउंटिंग की फील्ड में एक्सपर्टीज़ कर डेवलप करके मैं कोई लीड रोल प्ले कर सकता हूँ, जैसे CFO, या अपनी अकाउंटिंग फर्म खोल सकता हूँ जिसमें बाबा का रिकॉर्ड भी तोड़ना है, वो गोल्ड मेडल वाला। हाँ। अरे बाप से ज्यादा किसको खुशी होगी इस बात की? हल्का सा सोच के बोला एक बार, कहते हैं हाँ, क्योंकि उसको पता है उसके बाबा को ज्यादा खुशी होगी इस बात से। कितने बहन भाई हैं आप अब्दुल्ला? मैं बस एक ही हूँ। अच्छा, आप एक ही हो? क्योंकि कहने लगी थी कि बाकियों का भी ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि एक माहौल ऐसा होता है ना, तो इंटरेस्ट बाकी बच्चों का भी उस तरीके से हो सकता है। अच्छा, अब देखिए चले अकाउंटिंग आपने अपना एक शोबा भी है, आपको बड़ा फोकस है, पढ़ाते भी आपने उस पर पढ़ाया। अब जैसे बाकी सब्जेक्ट्स आएंगे जिस पे आपकी अपनी एक्सपर्टीज नहीं होंगी, व्हाट वुड यू डू देन? अभी ये मैथ का पेपर दे रहे हैं, मैंने BSc मैथ्स स्टैट इकोनॉमिक्स में की हुई है, और मैं जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स है उसमें भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट में पाकिस्तान टॉपर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो वहाँ पे भी एक्सपर्टीज़ है। फिर अगला फिर इरादा होगा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की तरफ जाने का, तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं उस तक तो मैं लेके जाऊँगा। फिर जहाँ पे और एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी डेफिनेटली वो सब्जेक्ट फिर उनके हवाले किए जाएंगे। वो एक चैलेंज ज़्यादा लगता है इसलिए भी है क्योंकि ना ग्रेड वाइज चीज़ें पढ़ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता साइंस सब्जेक्ट की लेट्स सपोज मैं बात करूँ तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते आप उस लेवल तक पहुँचते हैं और जब आप पेपर्स देते हैं, क्या आपने अपने माइंड में कोई ऐसा टारगेट सोचा हुआ है कि चूँकि 8 ईयर्स में इसने अब ये रिकॉर्ड बना लिया है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है माशाल्लाह, तो एक सर्टेन एज में सारे पेपर्स क्लियर करने का कभी ज़रा रिकॉर्ड तो है, वो रिकॉर्ड तोड़ने की कोई ख्वाहिश तो होती है, बट आई डोंट वांट टू बर्डन हिम। ठीक है, रिलैक्सेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। तो मैंने इसे कहा रिलैक्स होके चलो, तो ये भी कोई इरादा नहीं था और रिकॉर्ड वगैरह बनाने का, ये एक एक्सपेरिमेंट था वो। और अब्दुल्ला की ये अपनी जो पर्सनल जो विलिंगनेस थी और जो इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में, वो उसकी वजह से इनका पास हुआ है। वो जो पूरे खानदान पे एक प्रेशर अब आ गया बाकी बच्चों पे, वो देखो अब्दुल्ला ने ये कर लिया है। अब जाहिर है उन्हें भी मीट करना चाहिए कि कहीं ना नहीं, जो किसी बच्चे ने प्रेशर नहीं लेना। मैं हर बच्चे को कहता हूँ प्रेशर नहीं लेना। आप क्या चाहते हो, आप अपनी विलिंगनेस अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, डायलॉग करें, ठीक है। ये कोई रेस नहीं है, ये पढ़ाई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इसमें ब्रांचेज हैं, जिस मर्जी ब्रांच में आप जाके एक्सेल कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज ले सकते हैं और कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो 3 में 4 में है, ही इज़ हैप्पी, तो वो उसी तरह चले। इवन ही इफ ही वांट्स टू चेंज
एनी टाइम वी आर रेडी। अच्छा, हर बच्चा अपनी पेस पे चलता है। हाँ, तो ये हर ज़रूरी। बच्चा अच्छा, जो है आखिर में ये ज़रूर कोई एडवाइस पेरेंट्स को देना चाहेंगे जिनके जो बड़े परेशान हैं कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, स्कूल जाने से घबरा रहे होते हैं, किसी भी एज के बच्चे हों और दिल नहीं कर रहा, ट्यूशन नहीं जा रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, बिल्कुल इंटरेस्ट लूज़ किया हुआ है, कैसे डील करें उन बच्चों को? स्टूडेंट जो बच्चे हैं ना वो फूल की तरह बेसिकली, और फूल की आपको हिफाजत करनी पड़ती है, उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएगा। तो ये बच्चों का भी यही हिसाब है। बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, अगर कहीं आपके घर के सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले ही आपने उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, वो गेम्स में लग गया, वो वीडियोस देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है अच्छी बात है वो कर रहा है, लेकिन अगर उसका फुल इंटरेस्ट उधर चला गया देन सडनली आप उसे कहेंगे तो कि अब आप चेंज करो, आप पढ़ाई पे लग जाओ। अगर बच्चे के माइंड में ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे जाके बस अपना कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो ये माइंड उसका बना क्यों? तो पहले वो ग्रेजुअली बना ना, एक दिन में तो बच्चा नहीं डाइविएट करता अपने उससे। तो आपको बेसिकली सिस्टम, हमारे अकाउंटिंग में ना हम पढ़ते हैं या किसी भी कंपनी का हम ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिटर पहले उसके सिस्टम्स को समझता है, उनके कंट्रोल्स को समझता है, और अगर किसी कंपनी का सिस्टम या कंट्रोल्स अच्छे ना हो तो फिर ऑडिटर कहता है इस कंपनी में फ्रॉड का चांस ज़्यादा है, गलतियों का चांस ज़्यादा होगा बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यही आपकी लाइफ में भी, आपके घर पे भी अप्लाई होता है। आप अपने घर का सिस्टम अच्छा रखें, और बच्चा अगर डेविएट कर गया कोई एक दिन में वो नहीं ठीक होगा, ग्रेजुअली ठीक होगा। आप उसे ग्रेजुअली उसके साथ वर्कआउट करें, उसके साथ फन वे में उसके साथ इंटरेक्ट करें, बजाय इसकी डांटें या बजाय इसकी आप बहुत ज़्यादा सख्ती करें। आप पहले माहौल दुरुस्त करें, पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें, उसको फिक्स करें और फिर चीज़ें बेहतर होती हैं। सर थैंक यू वेरी मच, सो गुड टू हैव यू, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, माशाल्लाह। इसी तरह से आगे जाओ, हर पेपर पास करो, हमारे पास आते जाओ ताकि हम आपसे और ज़्यादा इंस्पायर होते रहें। नाज़रीन, आप एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जब इंसान बेबस हो जाता है ना, वहीं से मौत से शुरू हो जाती है। देखिएगा बाबा, मैं भी एक दिन आप भी की तरह जरूर कामयाब होंगी। चुप कर जाओ। मैं भी आपके साथ चलूंगी, जवाब दूंगी उन सबको।
शहर के हालात जरा ठीक नहीं है। तुम्हारा होने वाला दामाद बड़ा अफसर बना है, उसने इनकार कर दिया तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने को। हलाल की कमाई से पाली हुई औलाद वालिदैन की कभी भी नाफरमान नहीं होती। हम जो वर्दियों पे खर्च करें और स्कूल में पैसे दें, उससे अच्छा नहीं है पैसे बच्चों पे खर्च करें। जब तक हम आपके साथ हैं, इसकी नौबत नहीं आएगी। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम आ चुके हैं इस साइड पर, हमारे साथ मौजूद है सुमेरा मुनीर साहिबा। पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। लीबिया में इन्होंने 6-7 साल गुजारे, जिसकी वजह से अरब डिशेस को इन्होंने बड़ा समझा और अब तो कई सालों से पाकिस्तान में उनको इंट्रोड्यूस भी कराती हैं। और बड़ी डिफरेंट सी डिश है जो इस वक्त यहाँ पे है। जरा इस बारे में बात करेंगे। पहले सुमेरा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुमेरा? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये बहुत यम्मी लग रहा है एंड आई कांट वेट टू ट्राई। बल्कि शुएब इंतजार नहीं कर सकती ट्राई करने के लिए। जरा इस डिश के बारे में बताएं पहले। ये अरबिक डिश है कताई, और ज़्यादातर ये डिज़र्ट है। और खुशी के मौके पे हमेशा उनकी काफ़ी जो सी होती है ना, रिच किस्म की होती हैं डिज़र्ट्स। और रमज़ान में और ईद वगैरह में। और जैसे हमारे यहाँ ईद पे शीर खुरमा बनता है तो वहाँ पर ईद पर ये बनता है। और बहुत और दूसरी भी होती हैं, बसबूसा है, जैसा बकलावा है। ओके, हाँ बकलावा बड़ा मशहूर है। कुनाफा है। अच्छा, अभी ये जो कताइफ है ये 2 तरह से आपने यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि व्हाई इन 2 ये ways? जो ये वाले ना, आप इसको स्वीट डम्पलिंग्स भी कह सकते हैं। स्वीट डम्पलिंग्स, हाँ। तो ये जो सा ट्रेडिशनल ये है, जिसमें एक वॉलनट्स और डेसिकेटेड कोकोनट और एसेंस की फीलिंग होती है, थोड़ा सा सिनेमन होता है और उसमें हनी भी होता है, उसकी फीलिंग इसमें करते हैं। और जो आउटर है ना, ये आप कह सकते हैं क्रेप्स बनाते हैं। सही। पतला सा बैटर होता है, उसको थोड़ा सा कुक करके फिर इसमें फिलिंग करते हैं इसकी बीच में, और फिर उसको डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के बाद इसको शीरे में डिप करते हैं। वाओ, आप करें ना साथ साथ इसको। और फिलिंग 2 तरह की है ना, पिस्ता है और ये है क्रीम वाली है। इसमें व्हिपिंग क्रीम प्लस पिस्ताशियो से इसको। तो आप ये तो नहीं बनाएंगे ना, ये तो फ्राई करना पड़ता है। ये फ्राई करते हैं। ये बनाएंगे, आपको ये बना सबीन प्लीज आप मीनवाइल आप वो ट्राई करके बताएं ना। दिस वन आप कंटिन्यू करें, मैं चुपके से खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं चाहती हूँ मैं उनका काम खराब ना करूँ। तो सुमेरा आप मीनवाइल ट्राई करें, शुएब बताएं कैसे। ये देखें, इसको ना इस तरह करके जो बनाया है, ये जैसे डम्पलिंग्स की फिलिंग जी, ये देखें इस तरह की है। और ये किस चीज़ से बना, दोबारा बताइएगा जरा। ये बैटर होता है, मैदा, थोड़ी सी सूजी होती है, उसमें आपने बेकिंग पाउडर, ईस्ट वगैरह डाल के पतला सा बैटर इसको पानी के साथ बनाना है। और देन आप इसको फ्राई कर लेते हैं पैन में, जैसे पैनकेक्स बनाते हैं। हाँ, 1 साइड से सही आपने करना है इसको। बहुत मजे का है।
इट्स टू डिलीशियस। और मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि पाकिस्तान में किस डिश से मिलता जुलता टेस्ट है इसका। किसी से है मिलता जुलता, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। ये देखें, ये क्रीम डाली हुई है हमने, ठीक है। ये वो पंजाब में, ये देखें, आई डोंट नो क्या कहते हैं शादियों पे, वो जो लड्डू ही कहते हैं उसको। अच्छा। इसी शेप में होता है वो, ओके, जो कि भेजते हैं ना, तो उससे मिलता जुलता टेस्ट है। वो उसका क्रस्ट जरा होता है, जरा ये जूम अगर करके दिखा दें इस वक्त जो सुमेरा बना रही हैं। ये देखें, देखिए कितने मजे से। अच्छा, क्रीम ऐड की है इसके अंदर और उसके ऊपर इन्होंने आप इस पे जैम भी ऐड कर सकते हैं क्रीम के साथ। मतलब ये तो मतलब आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, एक आप। और इसमें क्या है? इसमें ये वाला है, इसमें वॉलनट्स हैं और हाँ डेसिकेटेड इसमें कोकोनट है। ट्राई देखते हैं आप कौन सी किसकी बात करें। आपको नहीं पता होगा उसका शायद, वो इलाके की स्पेसिफिक है ना। पंजाब में ज्यादा है। उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो सूजी की होती है, देसी घी, सूजी और नट्स उसमें भी होते हैं। बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली शादियों में। वो काफी बड़े बड़े इस बड़े इतने बड़े साइज के होते हैं और शादियों के बाद स्पेशली ना पूरे खानदान में बांटे जाते हैं वो। एग्जैक्टली, समझ आया तुम्हें कुछ? सी आई टोल्ड यू, नहीं पता चलेगा तुम्हें हमारा क्या ताल्लुक इन चीजों से। एक्चुअली आई एम जस्ट एंजॉयिंग बिकॉज़ वाकई टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, कितना इट्स वेरी गुड। और आई थिंक ये जो नट्स हैं वो इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इट्स रियली, ये देखें, ये बीच में हिस्सा डालेंगे हम, ये देखें। जो इस वक्त आपको फिल करके बता रही है कि ये ऑब्वियसली ये तो फ्राई होता है। नहीं, इसमें वॉलनट्स हैं, रेसन्स हैं और डेसिकेटेड जो कोकोनट है, साथ में सिनेमन पाउडर है और हनी है। हनी के साथ इसको किया, थोड़ा सा रोज वाटर। ये फिलिंग स्पेशली बहुत ज्यादा सिमिलर, लेकिन उसमें थोड़ा कोकोनट का एडेड टेस्ट है, उसमें कोकोनट नहीं होता। अच्छा, और इसमें भी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ना, इसके अंदर फिलिंग आप जो भी ऐड करना चाहें या हाँ नहीं, या कुछ ये होता तो है ना, एक ट्रेडिशन मैंने आपको बता दिया ना। वो तो नट्स आपको देखें, अरेबिक जितने ज्यादा होते हैं वो नट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हनी का, नट्स का। और उनके जो सिरप होता है ना वो यूज होता है। जिस एक अरेबिक डिश है बसबूसा, वो भी जो बेक करने के बाद ऊपर सिरप डालते हैं। ये कुनाफा में भी ऊपर सिरप डालते हैं। हाँ, ये जो इसका आउटर मटेरियल क्या कहते हैं इसको? ये जिस तरह क्रेप्स नहीं होते उसी तरह के हैं। वैसे तो सबको जो से ना खताइफ ही होता है। अब ये देखें, इसको आराम से, हाँ इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है, करना पड़ता है। और इसके बाद अब आपको इसको डीप फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपको शीरे में डिप करना है। शीरे में डिप, वो बहुत थिक शीरा होता है सिरप, और बहुत थोड़ी देर के लिए निकालना है। सो क्या ये बना के घर में पहले फ्रीज कर सकते हैं, बाद में फ्राई कर लें, ऐसा होता है? मेरा नहीं ख्याल कि उसको फ्रेश मजे का लगता है। हाँ, सो फिर बनाने के बाद मैं रख सकते हैं कुछ अरसा, हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो ठीक है, आप हफ्ते तक रख सकते हैं। कितनी एक्सेप्टेंस है इन डिशेस की, यू नो, आप काम करते हैं प्रोफेशनली? हाँ देखिए जरा, अरेबिक, हाँ अरेबिक तो बहुत पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह उसके जो सेवरी आइटम्स है वो भी फलाफल है, hummus बहुत ज़्यादा फेमस है। यस, बहुत पसंद किया। अब तो रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तान में मंदी के साथ वो लाजमी ऑर्डर करते हैं लोग स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, आपने अगर बनाने हो तो आप दोनों हमेशा इकट्ठे ही बनाती हैं, दो डिफरेंट तरह से? जी एग्जैक्टली। अब तो अच्छा भी लगता है जब आप उसे डिस्प्ले जैम के साथ भी, अब स्ट्रॉबेरी जैम के साथ भी, मतलब वो एक लुक भी अच्छी आती है, क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी जैम। अच्छा, इसको भी फ्राई नहीं, ये फ्राई नहीं करता, ये ऑलरेडी सिंपल क्रीम है और उसके ऊपर जो हाँ उसकी क्रीम की फिलिंग है और ऊपर पिस्ताशियो डाल दिया। अच्छा, वैसे आपके घर तो लोग सारे अरबी खाने खा बड़े एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा है ना, जहाँ से जाते होंगे एक्सपेक्ट करते होंगे कुछ डिफरेंट खाने को मिलेगा। और अरेबिक जो डिशेस होती हैं बड़ी टाइम टेकिंग होती है, मतलब औरतें बड़ी प्यार से बनाती हैं। और अरबी औरतें ना ये होता है कि जिस मोहल्लादारी होती है ना, 3-4 औरतें मिल जाती हैं, बनाती हैं। हाँ मिल के, हाँ तो बड़ा जबरदस्त सारे बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे एक बनाती है, चारों को खिलाएंगी। हाँ, मिल के बनाते हैं। और वहाँ ईद के तो खास मौक़ों पे ना आप बेकरी में भेजते हैं बेकिंग के लिए। बड़े बड़े डोनर्स या वो एक बिस्किट्स उनके होते थे, जैसा लिबिया की बात करी, तो बच्चे सारे थे बड़ी बड़ी ट्रेज उठा के ना, तो बेकरी में जाते थे और वो वहाँ बेक होते थे। वेरी नाइस। एक सबीन से ट्राई करवाएं ना जरा बनवाना, जब तक मैं हाँ मैं बनाना ट्राई कर सकती हूँ, मैं खाना मजीद ट्राई कर सकती हूँ। हाँ ये देखिए हैवी है, ये हैवी है मुझसे, मतलब मैं हाफ के बाद में आहिस्ता-आहिस्ता बाइट
लेकिन मैंने उसको फिनिश आप किया। देखिए ये फ्राई है और उसके बाद ज़ाहिर कोशिश होती है कि ज़्यादा एक्सेसिव जो मुझे वो देखिए फ्राइड भी है और हाँ। दूसरी बात ये कि शीरे में भी डिप हुई हुई है और अंदर नट्स भी हैं, तो आई थिंक एक पीस जो है वो इनफ होता है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपका वजन भी नहीं बढ़ता और आप खा सकते हैं तो फिर आप 2-2, 3-3, 4-4 भी एक साथ खा खुशी सकते हैं। के जैसा ये वो कह रहे हैं कि पंजाब के जो लड्डू वो कभी खाए ना आप, वो कितना हैवी होता है, वो भी इतना बड़ा लड्डू होता है। मुझे तो बिल्कुल ये 4 भी उससे छोटे होते हैं। आपको ऐसे पकड़ना होगा, ऐसे करके ना, ऐसे ओके। उसे क्या बोलते हैं? अब इसके अंदर डाल के थोड़ा सा अंदर और घुमाओ उसे, यस। हाँ, इतना भी नहीं, घोलना नहीं है उसको। चुप करें शुएब, हमें अपने तरीके से बनाओ। आपने अभी कहा था ना अपने तरीके से करें जो करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा अपना तरीका हो गया, लेकिन चलें। हाँ, आप सही हुआ ना? हाँ, इट्स ऑलराइट। I'm not good at cooking और baking। हाँ, जो सही है बिल्कुल। अब आप ऊपर ठीक है, और ऊपर ये हमने जस्ट करते हैं हल्का हल्का, ज़्यादा भी डाल दिया तो कोई नहीं, शुएब खा लेगा। तुम्हारा ये कुछ भी खा, ये कुछ भी खा लेता है, कोई नई बात नहीं है, ये कुछ भी खाता है। वो हैवी है वो। ये देखें जी मैंने कितना अच्छा बनाया है। पहली बार बनाया है ना, तो पहली बार बनाया है ना, फर्क चेक करें तो फर्क होता है ना, पहली बार जब आप बनाएं तो फर्क होता है। तारीफ ना करो अपनी इतनी। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान एक्सपर्ट होता है ना, इसी तरह से आप सीखते हैं। और सिर्फ ये थोड़ी होता है, खाना थोड़ी आना चाहिए सिर्फ। ये है सबीन वाला, तो इट्स ओके। आपको मेरा वाला ट्राई करना चाहिए प्लीज। हाँ, अच्छा आपने ये ट्राई किया, आपने वो ट्राई नहीं किया, प्लीज। इफ यू इंसिस्ट। हाँ, आई डू। थैंक यू प्लीज। तो कि मतलब इफ यू आप कहती हैं तो फिर ठीक है, लेकिन वैसे जैसे पहले उन्होंने खाना नहीं था। अच्छा मैंने थोड़ा सा बताइएगा, आपने कैसे स्टार्ट किया यहाँ पे पाकिस्तान में आके अपना बिजनेस? पाकिस्तान में ज़रा कुकिंग तो करते थे, सब खाते थे, खासतौर पे मेरी फ्रेंड्स ना, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो अपना ट्राई करो और करो। उन्होंने ऑर्डर देने शुरू किए फ्रेंड्स ने पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी सर्कल बढ़ गया। अच्छा। और केक्स के ऑर्डर्स आते हैं, अरबिक डिलाइट्स अच्छा, के आते हैं। कितने दिन पहले वैसे केक्स का या अरबिक डिलाइट्स का ऑर्डर आप एक्सेप्ट करती हैं? मैंने कल एक दिया और वो बिल्कुल इमरजेंसी वाला था ऑर्डर, क्योंकि मैं ले नहीं रही थी, मैंने इधर आना था। अच्छा। लेकिन वो इमरजेंसी का था, फिर मैंने केक का कर, और वो भी सुबह देना था, और सुबह वाले ऑर्डर बड़े मुश्किल होते हैं। एक दिन कितना आपका कीमती होता है, देन आई थिंक आप लोग फुल स्केड्यूल पे चलते होंगे। तो ऑनलाइन एप्स हैं, वो भी बड़ा अब होम बेस्ड बिजनेसेस को सपोर्ट भी करती है, प्रॉब्ली वहाँ भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होती होंगी। बच्चे सबसे ज़्यादा किस डिश की फरमाइश करते हैं? मेरे बच्चे तो किसी के लिए मैं बना रही होती ना तो कहते हैं दूसरों के लिए बनाते हैं। टाइम नहीं बचता होगा उनको। यार बहुत hummus बहुत पसंद है मेरी बेटी को, अगर वो बन जाए ना तो वो जब तक उसे खत्म नहीं हो जाना ना उसने सुकून नहीं मिलता। हालांकि जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनकी कोशिश होता है कि जरा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आप तैयार करते हैं भेजने के लिए, लेकिन ये बाकी होता है कि बच्चों के ना नजरें उस तरफ होती हैं, जो ऑर्डर जा रहे हैं ना इसमें से हमें भी कुछ मिल जाए। एग्जैक्टली, वो जब जिस तरह ब्राउनीज हैं, ब्राउनीज के किनारे काट दिए तो कहते हैं हमारे लिए लेफ्ट ओवर्स होते हैं। चलिए, आपने कहना था आपको चखने को तो मिल जाता है कम से कम फ्री में, वो भी क्यों नहीं बनाती इतना कुछ। अभी लोटस ब्राउनी बनाई हुई थी घर में, चीज केक ब्राउनी, इतना कुछ बनाया। तो मेरे ख्याल में सिनेमन रोल्स बच्चों को बनाना ही सिखा दें। क्या आपके साथ हेल्प करवाया करें? कर लेती हैं हेल्प। आप लोगों को तो बेकरी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, है ना? और किसी की बर्थडे है, घर में ही बेक कर लिया। कहीं जाना है, जैसा मुझे लोग पहले बेकरी की तरफ भागते हैं ना, मैंने घर में बेक करके उनके लिए पूरा फिर आप जब जाती हैं तो वो लेकर जाती हैं। देखो ज्यादा एफर्ट पुट हुई होती है, ज्यादा प्यार होता है उसके अंदर। सो ये कताइफ चैलेंज आपने ट्राई करना है, चूंकि तरकीब उन्होंने बता दी है। इसके अलावा अगर आपसे कोई और रेसिपी आपकी जानना चाहते हो लोग, तो क्या आपका पेज है, कोई आप कंटेंट बना रही होती है? इंस्टाग्राम पे पेज है, कैरामेला बाय सुमेरा के नाम से, उस पर जाकर आप देख सकते हैं जी कि और कौन कौन सी अरेबिक डिशेस हैं, कुजीन्स हैं जो कि ये यहाँ पर बनाती हैं, जो कि आप भी ट्राई कीजिए, बनाना भी ट्राई करें। यानी सिर्फ ये नहीं कि आप ऑर्डर करें खाएं, खुद भी ट्राई करें, और एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। हाँ, बिल्कुल। बना के भी जो अपने प्यारों को अपने सबको देते हैं, और वो जो आपको एप्रिसिएशन होती है उसकी तो कोई कहते हैं ना। आई मीन देखिए, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, लेकर जाएं खुद बना के, तो पहला क्वेश्चन दोगे ना, ये क्या है, कैसे बनाया, रेसिपी शेयर करें इसकी, तो कन्वर्सेशन बिल्ड हो जाती है इस तरह। एग्जैक्टली। समहाउ सभी आप ट्राई करेंगे ये बनाना? I know the answer is no. It's okay. Obviously. Thank you very much. I think it's not my cup of tea. Of course not. Thank you so much जी, साथ मौजूद थे। So nice to have you again. और ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे की डिश है। और मैंने वो तशबीह इसलिए दी था कि जरा पंजाब में जहाँ पे वो लड्डू खाए जाते हैं वो रिलेट कर सकें, और जहाँ पे वो भी नहीं खाए गए तो वो ये ट्राई करें डायरेक्टली, क्योंकि वो लड्डू बड़ा होता है
मैंने भी देखा 2-3 खा ली है। मैं वही देख रही हूँ, आधी खत्म है आधी डिश नहीं यहाँ खाई पे, सबीन, आधी 3 से खाए हैं थोड़ी सी ज्यादा होगी आधी से, बट मैं एक खत्म कर सकी, बड़ी ही मुश्किल से, इतना हैवी है, बट ओ गॉड। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। मजे का बहुत था। लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. New and improved Sensodyne Rapid Action 60 seconds में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. जिंदगी के बहुत से रंग हैं और उनमें छुपी गहराइयाँ भी। मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, ऐसे खौफ और डर का नहीं। वैसे भी हम लोग नए जमाने की लड़कियां हैं, एकदम फियरलेस। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के तुम्हें कोई हक नहीं था। मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये बात आप जानती हो। मेरे अलावा किसी को हक नहीं है जो मेरी बीवी को रुलाए। आमिर, ये सब झूठ है। आप बस, मैं थक चुकी हूँ बेबुनियाद इल्जाम सुन सुनकर, अब और नहीं। पूरी दुनिया हमारी लव स्टोरी की मिसालें देगी। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जो कि जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत काम किया है।
हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे जब भी कोई ऐसी मुश्किल आती है, कोई नागहानी आफत आती है, जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है हमारे हीरोज़ की, तो ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और इसके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे होते हैं और हर महाज पर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। वो चाहे फिर हम डिज़ास्टर की सूरत में, जिस तरह हमने फ्लड्स की सूरत हाल में देखा, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे होते हैं और जाहिर है आवाम की सपोर्ट होती है उनके साथ और बहुत सारे इदारे मिल के काम कर रहे होते हैं। लेकिन लीड करना ये एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्पेशली जब हम एड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एड वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जहाँ पर जितनी ज़रूरत है आप वहाँ पर उतनी एड पहुँचाए और बाकी की एड बाकी इलाकों में पहुँचाना बहुत ज़रूरी होती है। तो हम बात कर रहे हैं आसिफ शराजी साहब की, जो कि इस्लामिक रिलीफ के कंट्री डायरेक्टर हैं। इस्लामिक रिलीफ ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा काम करता आ रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी मरतबा हमने जिक्र भी किया। लेकिन आज ज़रा बात करेंगे आसिफ साहब की अपनी जर्नी के बारे में भी, कि कैसे इंसानियत की खिदमत करने का ख्याल उनको आया और कैसे आज तक ये बेड़ा उन्होंने उठाया है और कैसे मोटिवेटेड रखते हैं अपने आप को भी, एंड देन इदारा उनका किस तरह से इंसानियत के लिए काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। आसिफ शराजी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। 25 साल, सबीर ने जैसे जिक्र किया ना कि जो खिदमत का एक सफ़र है, वो जो पहला ख्याल, वो जो एक अर्ज डेवलप होती है कि अच्छा ये करना है, जिसमें ज़ाहिर पे हिंड्रेंसेस भी नज़र आती हैं, चैलेंजेस भी नज़र आते हैं, वो तो थ्रू आउट ज़ाहिर आपको नज़र आ भी रहे होते हैं। हाउ डिड दैट बिगिन? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बहुत दोबारा आप लोगों से मुलाकात हुई तो देखें, बात यह है कि हमारा जो मेरा अपना ज़ाती जो सफ़र है वो हम्बल बैकग्राउंड जो है वो जाए। मैं 9 इयर्स का था तो मेरे फादर का इंतकाल हो गया, तो मैंने देखा कि मेरी मदर ने किस तरह जो है वो 4 बच्चों को जो है वो पाला, तो क्या जो है वो हालात होते हैं और उसमें जो स्ट्रगल्स आ रही उनकी देखी लाइफ में। लेकिन जो चीज़ साथ में देखता था वो ये था कि वो इस सारी स्ट्रगल के बावजूद कोई ना कोई ऐसा काम करती थी जिससे मखलूक की कोई भलाई होती थी। अपने से जो कमज़ोर कोई तबकात थे उनकी कोई सपोर्ट कर देना। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमें याद है, हमारे पास गवर्नमेंट का फ्लैट था, मेरी मदर की गवर्नमेंट जॉब जो है वो थी, तो उसकी खिड़की में जो है ना वो चिड़ियों के लिए जो है वो चावल डाल दिया करती थी और मैं बड़ा रेगुलर उनको ला के देता था। वो कहती थी जाओ ले आओ चावल और बाजरा। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो देखी। फिर फैमिली के अंदर भी जो है वो भी हमने देखा कि एक पॉजिटिव जो है वो चीज़ें रही। अगरचे हम भी कोई बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे लेकिन हमसे भी कमज़ोर जो हैं वो लोग मौजूद हैं। तो वहाँ से फिर मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ही की तौफीक से मुमकिन होती है, जहाँ पे अल्लाह ताला जिसको जिस काम के लिए चुनना चाहे वो चुन सकता है। मैंने तो MBA किया था, मुझे तो नहीं पता था कि ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट सेक्टर कोई होता है, तो मैं बाय चांस जो है वो इस डेवलपमेंट सेक्टर में आ गया और मेरी फ़र्स्ट जॉब भी इस्लामिक लीफ की थी। तो उस वक्त जो है वो मुझे चांस मिला कि मैं बहुत सारे दूर दराज इलाकों में काम कर सकूं, मुख्तलिफ जो डिज़ास्टर्स हैं उनमें काम कर सकूं। सही। तो यहाँ से जो है ना वो मैंने वो फिर लोगों की सफरिंग जो है वो ख़ुद देखी बहुत यंग एज में। 23 ईयर्स में मैंने जो है वो अपना करियर स्टार्ट कर दिया था कि जो दूर दराज, कभी कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कभी कहीं फ्लड आ रहा है, तो वो लोग जो है उनकी उस वक्त सिचुएशन क्या होती है। तो शायद वो जो बहुत अर्ली एज की चीज़ें हैं वो अभी भी जहन में नक्श हैं और जब भी कोई हम अभी भी कोई काम करते हैं, इस वक्त भी डिफरेंट पोजीशंस पे मैं रहा हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में रहा हूँ, तो नीयत यही होती है कि इसमें जो है जो लोग राइट होल्डर्स हैं उन तक कैसे बेनिफिट पहुँच सकते हैं और डिलीवरी अपनी जो काम की है वो कैसे हो सकती है। ओके, ज़बरदस्त। और थोड़ा इस्लामिक रिलीफ पे भी हम ज़रूर बात करेंगे, जिस तरीके से ज़रा वक्तन फ़क्तन काम आप लोग कर रहे होते हैं और ज़रा प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन गोइंग हैं जिस पे आप लोग काम करें, फोकस करें इन पाकिस्तान? इस वक्त एक तो हमारा बलूचिस्तान में काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है और स्टिल शायद हमें तो भूल गया हो बहुत सारे लोगों को
कि 2022 में जो है वो एक मेगा फ्लड आया था, बिल्कुल, जिसमें 2.1 मिलियन हाउसेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए थे। अभी तक उसका रिकवरी का काम जो है कुछ जगहों पे चल रहा है। इस्लामिक लीग ने तकरीबन कोई 15,000 घर बनाए थे 2024 के एंड तक बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त बलूचिस्तान में हम कोई 30,000 हाउसेस बना रहे हैं। ये हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलकर जो है वो बना रहे हैं। उसमें कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ काम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कर रही है। इसी तरह जो है वो हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम ज़राए रोज़गार के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, वो हम KPK में भी कर रहे हैं, सिंध में भी कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हम लोग उस काम को जो है वो लेके चल रहे हैं। तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रेजेंस है। कुछ क्लाइमेट चेंज जो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका रिज़ल्ट तो डिज़ास्टर्स की सूरत में निकलता है, चाहे वो फ्लड्स हैं, चाहे वो हीट वेव्स हैं, लेकिन उसकी कुछ मिटिगेशन के काम हैं। कुछ उसमें जैसे आप कह लें कि क्लीन ग्रीन एनर्जी है, सोलराइजेशन है, इसी तरह वाटर रिचार्ज है, कि उसके इम्पेक्ट्स को जो है वो कम किया जा सके। अडॉप्टिव लाइवलीहुड्स की चीज़ें हैं कि मुतबादिल ज़राए रोज़गार जो हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा रेगुलर काम चल रहा है। और एक और काम जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जो हम सब के दिल के बहुत करीब है, वो हमारा जो ऑर्फन या यतीम बच्चों के साथ काम है, जिनको हम रेगुलर स्पॉन्सरशिप देते हैं। उसमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पाकिस्तान से भी लोगों ने स्पॉन्सर करना शुरू किया। इससे पहले UK, USA और कनाडा से ज़्यादा जो है वो स्पॉन्सरशिप्स उनकी आती थी। तो वो हमारा एक रेगुलर काम है, जिसमें उन बच्चों के साथ हम ग्रेड उनके 1 से लेके आगे तक उनको चलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो हमारे पास हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IT है। जी सही। तो ये आप लोग खुद से पिक करते हैं बच्चों को, या आपसे कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं लोग, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं अगर कोई नीड में है इस वक्त? जी अच्छा, इसमें ये है कि इस तरह के जितने प्रोग्राम हैं वो एरिया बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, कि हम कहते हैं हम एक एरिया सेलेक्ट कर ले और वहाँ पे काम करें। जैसे ऑर्फन्स जो हैं वो हम जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादा हमारा है। रावलपिंडी है, मुजफ्फराबाद है, मानसहरा है, बालाकोट है, इन एरियाज़ के अंदर जो है वो हमारा ऑर्फन्स का हमने क्लस्टर्स इसके बनाए हुए हैं। पेशावर का हमने रिसेंटली एक क्लस्टर बनाया है, वहाँ पे भी एक्सपेंड हो रहा है। तो इसके अंदर ये होता है कि हम देखते हैं कि किस एरिया के अंदर ऑर्फन्स की रेशो ज़्यादा है। जैसे पेशावर हमने क्यों सिलेक्ट किया, आपको याद होगा 2009, 2008, 2009 में पेशावर में बहुत ज़्यादा जो है वो टेररिज्म का शिकार था। बम धमाके बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए उन धमाकों में, वो सारा। तो वहाँ पे जो है ना ऑर्फन्स की एक तादाद जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो थी, तो हमने फिर वहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया। इसी तरह फिर पॉवर्टी की कुछ चीज़ें हैं, उसके मुताबिक हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम काम कम्युनिटी बेस्ड जो है वो सारा करते हैं। सही, तो उस हिसाब से जाहिर है आप लोगों को पिक भी कर लेते हैं। काफ़ी इदारे जो हैं वो अभी ये शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं, इनका कंसर्न है कि फ़ंडिंग बड़ी कम हो गई है, बड़ी लिमिटेड हो रही है। स्पेशली ग्लोबल सिनेरियो भी हम देखें, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी चीज़ें लिमिटेड हो गई हैं। किस तरीके से आप लोग फिर सस्टेन करने का आगे प्लान रखते हैं, और क्या वाकई ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं आप लोग भी? जी देखिए, जो इस वक्त ये पूरा डेवलपमेंट सेक्टर है, ये अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जो US ने USAID बंद की, और इसी तरह जो हमारे यूरोपियन डोनर्स हैं उन्होंने डेवलपमेंट बजट्स जो है वो कट किए, तो उसका इम्पैक्ट तो एक ओवरऑल इस सेक्टर के ऊपर है। लेकिन मेरा मानना जो है वो ये है कि क्योंकि ये खैर का काम है, इसके लिए जो है वो नीयत को थोड़ा सा जो है वो करें कि हम कोई लोगों की भलाई का काम करें, तो रिसोर्सेज अल्लाह ताला जो है वो आपको अता कर देता है। कभी डोनर्स की सूरत में कर देता है, इंस्टीट्यूशनल हैं, कभी एक ज़माने में USAID बहुत, अब USAID नहीं है, लेकिन सेक्टर जो है वो चल रहा है। ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो आया है, लेकिन अल्टरनेटिव जो है वो रिसोर्सेज जो है वो हो गए। जैसे रिसेंटली जो है वो इस्लामिक लीफ ने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है मारी एनर्जीज़ के साथ, जो है वो, जो कि एक कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस और मिनरल्स पे काम करते हैं। तो ये है कि मुख्तलिफ जो है ना डाइवर्सिफाई सोर्सेज करने पड़ते हैं। फिर हमने रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फंड रेजिंग स्टार्ट की है पिछले 2 साल से,
अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी गेयर अप हुई है। तो रमज़ान के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो हमें काफ़ी स्पॉन्सर किया है। 150 ऑर्फन्स जो हैं वो स्पॉन्सर किए हैं। एंड देन ओवरसीज वो काफ़ी सपोर्ट ओवरसीज करते भी हैं। जो है पाकिस्तानी डायस्पोरा काफ़ी सारी वो हैं। तो हमारी जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैं यूके में, कनाडा में, जर्मनी में जो इंडिविजुअल लोग हैं वो भी हमें डोनेट करते हैं। तो डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज हैं। ऑफ कोर्स इम्पेक्ट तो आता है फंडिंग का, लेकिन वही जैसे मैंने कहा है ना कि अगर नीयत ये है कि हम जो है वो खैर का काम करें और अल्लाह में अहले खैर में शामिल रखे तो अल्लाह ताला ही असबाब पैदा करता है। बिल्कुल। सर मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त ग्लोबल सिचुएशन है, जो वॉर, फ्यूल प्राइसेस का बढ़ जाना, इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, क्या इसकी इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है फलाही इदारों की, और जिस तरह सभी ने फंडिंग की बात की उसकी स्पेसिफिकली? जी एग्जैक्टली देखें ये जो इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल सीधा डिज़ास्टर का इम्पैक्ट पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा है ना हमें, लेकिन जो उसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं जैसे आपने जिक्र किया इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, ये तो है। तो हमारे जो लोगों की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, जो रिजिलियंस है अगेंस्ट शॉक्स, वो कमज़ोर होती जा रही है। सेविंग्स जो है वो एग्जॉस्ट होती जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि मज़ीद लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। तो इनमें जो है वो उनके लिए फौरी तौर पे भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखें कैश ट्रांसफ़र्स वगैरह के जो है प्रोग्राम होते हैं उनकी सिलेक्शन करके, और उसके साथ साथ उनके रोज़गार के ऊपर जो है वो भी काम करने की ज़रूरत है कि उनके रोज़गार के ज़राए को जो है वो बढ़ाया जाए ताकि इनकम अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए जो हैं वो इम्प्रूव हो सकें। लेकिन ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग है। हमें तो यूजुअली नज़र आता है बड़ा सैलाब आ जाए तो डिज़ास्टर है, लेकिन ये बड़ा साइलेंट किस्म का डिज़ास्टर है और ये हो रहा है। हम सबको अपने घरों से भी पता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी हमें अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है। तो इस तरह के इदारों की हुकूमत के साथ मिल के बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स नज़र आती हैं आपको? बिकॉज हमने पिछले स्पेशली 2022 के बाद से इस पर बहुत आवाज़ चूँकि उठाई है कि इदारे जो काम कर रहे होते हैं इंटरनेशनली भी नेशनली भी, वो एक सिस्टम के थ्रू, जैसे आपने अभी बलूचिस्तान का जिक्र किया था, आई एम सो ग्लैड टू हियर कि आप लोग गवर्नमेंट से मिलकर वो 30,000 घर या जितने भी आप लोग घर बना रहे हैं वो काम उस पर हो रहा होता है। तो जो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स सिस्टम, डू यू थिंक कि उस पर खासा काम हुआ है और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है? काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेब ये है कि आपकी एक चीज़ इम्प्रूव होती है तो कुछ चीज़ें जो है ना वो फिर ख़राब हो जाती हैं। जैसे ये सारी जब कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन नहीं होती थी तो उस वक्त जो है फंडिंग बहुत होती थी। 2022 फ्लड्स के अंदर जो फंडिंग थी वो 2010 से कम आई। अच्छा। और जो प्लेजेस हुए जेनीवा में, उस दिन मैं मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब की एक स्पीच कहीं पे सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि $9 बिलियन के प्लेजेस हुए थे, लेकिन जो असल में पैसे आए वो कोई 1.6 बिलियन थे जो है वो। तो एक तरफ जो है वो एड की ये सिचुएशन है या फंडिंग की ये सिचुएशन है, तो अभी जो है वो तो जो इदारे काम कर रहे हैं वो अब उस तरह नहीं है कि सैकड़ों इदारे हैं, अब बहुत ना गिने चुने इदारे रह गए हैं जो कुछ ना कुछ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब नहीं हैं। तो अभी जो है वो इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन इस लिहाज से काफ़ी इम्प्रूव है क्योंकि नीड ज़्यादा है और रिसोर्सेज जो है वो कम है। सही। और ओवरऑल सिस्टम्स भी इम्प्रूव हुए हैं, एनडीएमए के सिस्टम इम्प्रूव, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, उनकी लीडरशिप रोल बहुत ज़्यादा आई है, ट्रांसपेरेंसी बेहतर आई है, एआई का रोल जो है वो आया है। फिर जैसे एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्क NDRMF है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड है, तो इस तरह के भी आए हैं। तो गवर्नमेंट ने भी चीज़ें काफ़ी वो की हैं, PDMAs हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जो है वो आई, और जो इदारे हैं NGOs हैं वो भी काफ़ी जॉइंटली जो है वो मिल के काम कर रही हैं। इवन अगर आपको याद हो, सॉरी बात लंबी हो रही है, कि हमारी बहुत सारी पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक ज़माने में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन सर्कल से बिल्कुल बाहर थी, अब माशाल्लाह वो लोग जो हैं वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक लीग पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हम अपने आप को कंसिडर करते हैं। 100% हमारा स्टाफ जो है वो नेशनल है और हम पाकिस्तान में एज अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। ज़बरदस्त। स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जा रहा है कोई? ये बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आई नो डिज़ास्टर की सूरत में तो हम सबको आगे बढ़ना होता है, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जो कि आपको रिहैब की तरफ जाना है नो मैटर व्हाट, बट लॉन्ग टर्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मछली पकड़ना सिखाया जाए। क्या कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए? जी
स्किल डेवलपमेंट और उसमें ऑफ कोर्स जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, टिवेट है और बाकी चीज़ें हैं, वो तो ऑलरेडी काम बहुत अरसे से चल रहा है। इस वक्त जो हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं वो है कि स्किल्स डेवलपमेंट। अगर लेट्स से कोई भी ट्रेनिंग्स लोग लेते हैं, अब तो एआई की भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी है, बाकी जो आपकी रवायती ट्रेनिंग्स थी वोकेशनल, मैकेनिक, वेल्डिंग, स्टिचिंग, वो सारी भी साथ जो हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चैलेंज रहा है हमेशा से, वो है एम्प्लॉयबिलिटी का। तो इस वक्त हम जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे इदारे काम कर रहे हैं, नेवटेक है जैसे जो है वो, गुलमीना से मेरी कुछ गुलमीना बिलाल साहबा से मुलाकात भी हुई, तो वो चीज़ है कि एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे मेक श्योर किया जाए। तो टारगेट हम सब ने ये रखा हुआ है कि जो टेक्निकल वोकेशनल चीज़ें हम सिखा रहे हैं यूथ को, उसके बाद उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर भी जो है वो काम किया जाए। हमने टारगेट 100% रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम नीड बेस्ड जो है वो ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, रवायती उसमें जो है वो नहीं है। तो वो बिल्कुल स्किल्स की जितनी इस वक्त ज़रूरत है, जिस तरह का सेक्टर एक्सपेंड हो रहा है पाकिस्तान में, आप देखें कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी डेवलप हो रही है। इसी तरह कुछ और इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज से कुछ अरसा पहले नहीं थी। एआई की जो चीज़ें हैं, तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर जो है काम कर रहे हैं, और स्पेशल फोकस हमारा जो है वो यूथ के ऊपर है और ख़वातीन के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है सर। लास्टली कोई मैसेज आप देना चाहते हो, बिलखुसूस इस वक्त में जो कि हमने पहले भी बात की ना कि एक मुश्किल हालात तो वो ग्लोबली हैं, ज़ाहिर है। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द ऑडियंस? जी बस यही है कि देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और आसानी के साथ मुश्किल है। तो वक्त एक साथ नहीं रहता है, हालात अच्छे बुरे जो है वो आते रहते हैं। जब इस तरह की मुश्किल सिचुएशन आए तो उस वक्त इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम अपना दिल बड़ा करें और हम ज़्यादा देना शुरू करें। किसी ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछा कि मैं बहुत मुफलिस हूँ तो मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा अल्लाह से तिजारत करो। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि अल्लाह के रास्ते में दो, क्योंकि अल्लाह से जो आप तिजारत करेंगे उसका प्रॉफिट जो है वो 10 टाइम्स इस दुनिया में और 70% टोटल जो है वो। तो जब इस तरह के मुश्किल हालात हों तो हमें ज़्यादा ख्याल करना है उन लोगों का जो स्पेशलिस्ट फैत पोश लोग होते हैं, जो हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन उन लोगों की नीड्स का ख्याल रखना, वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। चाहे वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक्स के बाहर खड़े हैं, ऑफिस के बाहर खड़े हैं, चाहे वो आम लोग हैं, हमें पता होता है कि किसकी क्या इनकम है, तो उसकी साइलेंटली सी जो है वो हम जो है वो सपोर्ट करें। ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पे है, और इदारों को ये चाहिए कि इस मौके के ऊपर ऐसी प्लानिंग करें कि लोगों को मजीद पॉवर्टी लाइन से नीचे ना गिरने दिया जाए, और उनके लिए अल्टरनेटिव बाइज्जत किस्म के जो है वो इंतजाम करें। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और रिश्तेदारों में सबसे पहले रिश्तेदारों में जी, और बहुत ख्वाहिश बात दरवेश। एग्जैक्टली। आज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, आपका इदारा कर रहा है, एंड वी रियली होप कि मज़ीद बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाए इंशाल्लाह ताला। बस हमने दुआ भी करनी है और अहले खैर में शामिल रहना। बेशक ऐसे सर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।